एक 5 रुपए पेन की कीमत तुम क्या जानो, स्केच नहीं करने वाले बाबूज। हे दोस्तों, अगेन आपका स्वागत है इंस्टा स्केचिंग के नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी इंस्टा स्केचिंग के ऊपर। इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपली अपना इंस्टाग्राम खोलूंगा, एक टॉपिक सर्च करूंगा एंड उसके ऊपर जो भी फोटोज मेरे सामने आते जाएगी मैं उसको स्केच करूंगा। एंड अगेन मैंने ये वीडियो रॉ रखी है, कोई बहुत ज्यादा एडिटिंग या कोई बहुत ज्यादा सीन कट नहीं किया है, सो दैट आप भी मेरे साथ साथ स्केच कर सको। एंड एक सिंपल सा पेन में इस्तेमाल कर रहा हूं, 5 रुपए 10 रुपए का पेन जो भी आपके सामने है उसको इस्तेमाल कर सकते हो आप। इनफैक्ट पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सबसे अच्छी बात स्केचिंग की ये होती है ना, टूल का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपके पास जो टूल आप इस्तेमाल कर सकते हो, सस्ते से सस्ता टूल, लेकिन मायने रखता है नॉलेज, लर्निंग। और ये चीज ही ऐसी कि हम टूल पे निर्भर हुए बिना अपने वर्क को, अपने स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं बहुत अच्छे लेवल तक। तो आज शुरू करते हैं। सिंपल सा पेपर मैंने लिया है, ओके। कोई भी पेपर आपके पास हो, या फिर आपकी स्कूल की कॉपी हो, आपका ऑफिस का कोई पेपर हो, नॉर्मल जो फोटो पेपर आता है फोटो कॉपी का वो हो, कोई भी पेपर हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। कोई भी पेपर आपके सामने है उसको उठाओ, पेन को उठाओ, पेंसिल को उठाओ एंड स्टार्ट करते हैं आज का ये लेसन। इस लेसन के साथ साथ मैं चाहता हूं कि आप भी इसको देखें नहीं, साथ में करें, ताकि आपको भी फील हो कि किस तरीके से स्पीड वर्क किया जाता है, किस तरीके से स्केचिंग में फ्लो के साथ स्पीड काम किया जाता है। तो आप साथ में करोगे तब एक्चुअल मजा आएगा। और अगर आप इस लेसन में साथ साथ स्केच करते हो तो 2 हैशटैग इस्तेमाल करना, हैशटैग रियांश राहुल आर्ट यूनिवर्सिटी एंड हैशटैग इंस्टा स्केचिंग विद रियांश राहुल, ओके। ये 2 हैशटैग यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। इससे पहले कि मैं लेसन शुरू करूँ, सिर्फ एक अपडेट यहाँ पे मैं आपको देना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आर्ट कंपटीशन जो होने वाला है वो 25 मार्च को शुरू होगा और काफी लिमिटेड टाइम दिया जाएगा कंपटीशन को ज्वाइन करने के लिए। ऑब्वियसली आर्टवर्क करने के लिए टाइम दिया जाएगा, लेकिन आप उस टाइम को मिस ना करो, इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया। पहली बार मैं अनाउंस कर रहा हूँ 25 मार्च को इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन स्टार्ट होगा। तो आप जितने भी आपके आर्ट लवर्स हैं, जितने भी आर्ट के फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट को भी आप जानते हैं, सबको ये चीज़ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये कंपटीशन बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। और मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर आप कोई भी अपडेट मिस करें या इस अपॉर्चुनिटी को मिस करें, इसलिए मेरे इस फेसबुक अकाउंट में जरूर ऐड रहना। ये इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन का ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है। इस ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आती रहेंगी, सो दैट आपसे कुछ मिस ना हो। प्लस मेरे सारे सोशल मीडिया पे आप कनेक्टेड रहिएगा, यूट्यूब पे बेल आइकन दबा के, इंस्टाग्राम पे। तो अब शुरू करते हैं आज का ये लेसन। तो शुरू करते हैं। मैंने इंस्टाग्राम में सर्च किया हैशटैग हॉर्सेस, और जो भी मुझे यहाँ पे इमेज आते जा रही है मैं रैंडमली उसको बनाते जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मैं वेट नहीं कर रहा हूँ कि बेस्ट इमेज कौन सी है, परफेक्ट इमेज कौन सी है। जो इमेज आ रही है, जो मुझे तुरंत लग रही है कि हाँ इसको चलो बनाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है, तो मैं इसको बनाना शुरू कर दे रहा हूँ। पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप पेंसिल कर सकते हो, पेन कर सकते हो, जो भी आप कर सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज़ देख लो कि स्केचिंग कर रहे हैं हम। और यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे मैं और बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अभी लेसन को देख रहे हो लेकिन साथ में कर नहीं रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं होगा मेरा रियल टाइम लेसन डालने का। सो एक चीज़ ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप साथ में कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आई एम डूइंग या फिर मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कर रही हूँ, मुझे बता देना किसी भी तरीके से, ताकि आपके कमेंट सेक्शन पढ़ के मुझे पता चले कि हाँ आपने साथ में किया है। और आप अपना वर्क शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम में टैग कर सकते हो मुझको। सो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो मैं स्केच कर रहा हूँ आप देख सकते हो कि मैं आउटलाइन जैसे नहीं बना रहा हूँ। नॉर्मली जब हम कोई ड्राइंग करते हैं जिसको हमने डिटेल्स तक लेके जाना होता है, या फिर हम जब लॉन्ग आवर स्टडी करते हैं, लॉन्ग आवर स्टडी का मतलब जब हम सेम अगर ये घोड़े का फेस में बना रहा होता अपनी लंबी स्टडीज़ के लिए, तो मैं आराम से 1 घंटा लेता और एग्जैक्टली प्रपोर्शन जज करता, स्ट्रक्चर जज करता, उसके बाद वॉल्यूम के हिसाब से उसमें शेडिंग्स ऐड करता या फिर कलरिंग ऐड करता। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप जाते अगर हम नॉर्मल एक लॉन्ग आवर स्टडी करते। लेकिन हम कर रहे हैं स्केचिंग, तो आप देख सकते हो कि मैं पेन को मूव कैसे कर रहा हूँ फास्ट तरीके से। मैंने घोड़े का गला बनाया तो एकदम एक स्ट्रोक में बस रफ लाइन ले लिया। कान बनाया तो बस देखा कि कान पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं तो फट से एक लाइन खींच ली। तो बस क्विकली हम लाइंस ऐड कर रहे हैं, ओके। परफेक्ट सेम प्रपोर्शन में या फिर परफेक्टली सेम घोड़ा का चेहरा जैसा हमने फ़ोटो में लिया वही बनेगा, वो हमारा गोल नहीं है स्केचिंग में। स्केचिंग में हमारा गोल है कि फास्ट वर्क करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लेंगे और 5 मिनट के अंदर जो मेन कैरेक्टर है, फेस का जो शेप है, उसको हम क्विकली हम अपने पेपर पे उतारेंगे। तो ये मेन गोल है।
तो 4 से 5 मिनट मैं एक स्केच को लगाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा और दूसरे दूसरे पोज में ट्राई करता जाऊंगा। डेली आधा घंटा 1 घंटा आप स्केचिंग को दो, आपका हैंड बहुत ज़्यादा फ्री हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे मूव कर जाओगे। ओके, बहुत अच्छे लेवल पे आपका माइंड शार्प हो जाएगा, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीख जाओगे और फास्ट वे में कम्युनिकेशन बढ़ जाती है। कैसे? जब हम किसी चीज़ को स्केच करते रहते हैं ना डेली बेसिस पे, डेली बेसिस में स्केचिंग करते रहते हैं, तो जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसको अपने पेपर पे उतारने की जो स्पीड है, उस चीज़ का एसेंस, ओके, एसेंस को उतारने की जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसलिए स्केचिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। आगे बढ़ते हैं और फोटोज़ में देखता हूँ जो भी आए हुए हैं। ये वाला कुछ नया दिख रहा है तो इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन को फुल स्क्रीन में देखना, मेरे साथ साथ अगर कर रहे हो तो फुल स्क्रीन में आपको अच्छे से दिखेगा और कोई भी डिस्ट्रैक्शंस अभी बीच में मत लाना, क्योंकि अगर आप ये लेसन को देख रहे हो और बीच में आप फेसबुक में नोटिफिकेशन देखोगे या फिर इंस्टाग्राम में कितने लाइक्स आ गए, ये सारी चीज़ें देखोगे तो बहुत डिस्टर्बेंस होगी। आराम से आधा घंटा का वीडियो होगा कम से कम ये, ओके। वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन आई होप कि आप लंबी वीडियो देखो और साथ में कर रहे हो तो आराम से अपना टाइम निकालो, साथ में करो, मज़ा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने आज कुछ अपना प्रोडक्टिव टाइम दिया है। आपका एक टाइम आपने दिया जो कि वेस्ट नहीं हो रहा, इन्वेस्ट हो रहा है, ओके। 2-2 मिनट की 5-5 मिनट की वीडियो से क्या होता है, सुंदर दिखता है, व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में उससे कुछ ग्रोथ नहीं मिलती है। तो यहाँ पे ये गोल है कि आप लोग मेरे साथ करो, ओके। तो आप देखो कि यहाँ पे मैं जो पैर बना रहा हूँ घोड़े के, सिर्फ स्ट्रोक दे रहा हूँ, ठीक है। ये बस एक रफ स्ट्रोक दिया कि यहाँ पे पेट आएगा तो एक मूवमेंट दे दिया, यहाँ पे एक राउंडनेस है पैर की तो ये पैर पीछे गए, ओके। बस पैर किस तरफ से मूव हो रहे हैं तो उसके हिसाब से मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ, लाइंस दे रहा हूँ, ओके। बहुत ज़्यादा हमें ये नहीं सोचना है धीरे धीरे कि ये आउटलाइन कैसे सुंदर दिखेगी या परफेक्ट कैसे बनेगा। परफेक्शन की वेट नहीं करनी चाहिए, ओके। खासकर स्केचिंग चीज़ ही ऐसी है कि हम एसेंस लेते हैं किसी भी सीन का, किसी भी सब्जेक्ट का एसेंस लेते हैं, उसकी फील लेते हैं बेसिकली, ठीक है। सेम वही चीज़ है, हमें ये नहीं बताना कि हमने इसको एग्जैक्टली बनाया है। हमारा काम होता है कि उस चीज़ को देख के हमें उस चीज़ का फील ले लेना है अपने पेपर पे, ओके। दैट इज़ स्केचिंग, कि हम किसी सीन का फील लेते हैं। तो आप देख सकते हो उस घोड़े का जो रिदम है कि वो पीछे की तरफ से ऐसे कूद रहा है सामने की तरफ, ओके। पीछे की तरफ उसका जो पैर है वो छोटा दिख रहा है, सामने का पैर बड़ा दिख रहा है, ये जो रिदम दिख रही है, तो ये बेसिक रिदम को हम अपने पेपर पे उतार रहे हैं। तो हम क्या किया हमने शुरू में कि एक पहले लाइंस ले ली, बड़ी बड़ी लाइंस, पेट के लिए, सर के लिए, पैर के लिए बड़ी बड़ी लाइंस ले लिए। अब थोड़ा सा और टाइम लगा के मैं यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें और थोड़ी बहुत ऐड कर रहा हूँ ताकि ये घोड़े वाला एक एसेंस जो है वो हम ले सकें। कुछ स्केचिंग ऐसी भी होती है जहाँ पे सिर्फ हम लोग 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर काम करते हैं, उस केस में हम और भी कम डिटेल्स करते हैं। मतलब यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत ऐड कर रहा हूँ, जैसे आँख, नाक, मुंह हो गया, कुछ ये जो घोड़े के चेहरे पे जो स्ट्राइप्स लगी होती हैं, जो बाल हैं उसका थोड़ा सा इंप्रेशन दे दिया। तो 4-5 मिनट हम लगाएंगे इन सब स्केचेस में, लेकिन 30 सेकंड में हम करना चाहते हैं या फिर 1 मिनट में करना चाहते हैं, उस केस में क्या है हम वो चीज़ भी ऐड नहीं करते। कई बार तो हमें समझ में ही, किसी देखने वाले को समझ में नहीं आएगा कि हमने बनाया क्या है, लेकिन फिर भी वो सारे स्केचेस भी क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं प्रैक्टिस करना, क्योंकि वहाँ पे हम मेन लाइंस, जो सब्जेक्ट मैटर का जो मेन लाइंस है, जिसके रिदम पे वो पूरा सब्जेक्ट टिका हुआ है, जिसके जेस्चर में वो पूरा सब्जेक्ट टिका हुआ है, वो हम रिप्रेजेंट करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो कई बार उस तरीके के वर्क लोगों को समझ में नहीं आएंगे देख के कि ये बनाया क्या है, लेकिन जो बना रहा होता है, जो प्रैक्टिस कर रहा होता है, आर्टिस्ट जो होता है, उसको समझ में आ रहा होता है कि मैंने प्रैक्टिस क्या की है। इसलिए ये सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, हमें किसी भी सब्जेक्ट मैटर की अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है, ओके। एंड जनरली अगर आपको सच्चे मायने में मैं आपको एक बात बताऊं तो स्केचबुक जो हम सुनते हैं ना, स्केचबुक, उसमें ये सारे वर्क होने चाहिए। जो आपका रिदम आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप फ्लो वर्क में जेस्चर स्टडी कर रहे हो, 1-1 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट में स्केचेस बना रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके स्केचबुक को स्केचबुक बनाती हैं, ओके। एक चीज़ जो मैंने देखी है यूट्यूब पे और बहुत जगह, जो लोग एक गलती कर रहे हैं और ज़्यादातर जो लोग वीडियोस को देख के गलत
डायरेक्शन में मूव कर जा रहे हैं वो ये कि जो वो हम कंप्लीट डिटेल्ड शेडिंग्स करते हैं और एकदम फाइन वर्क सुंदर करते हैं, पेज को एकदम साफ़ सुथरा रखते हैं कि सब कुछ सुंदर हो। ये पोर्ट्रेट बना दिया एक्टर का, एक्ट्रेस का, उसको बना के हमने एक फ़ाइल में बंद करके रख दिया, उसको स्केचबुक नहीं बोलते हैं। स्केचबुक का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट। ओके, जब तक आपके स्केचबुक में एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, उसमें मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो, आप अपने आइडियाज़ को नोट डाउन नहीं कर रहे हो, आप गलतियां नहीं कर रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो वो स्केचबुक नहीं कहलाया जाता और उससे आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। हाँ, उसको दिखाने में सुंदर लगेगा, वो उसको आप दूसरे को दिखाओगे, बोलोगे ये देखो मैंने 10 वर्क बनाए अपने स्केचबुक में, बहुत सुंदर दिखेगा वो। लेकिन स्केचबुक होता ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपका जो माइंड में चल रही है चीज़ें, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, हॉर्स की फ़ोटो को सर्च किया, कुछ नहीं किया, सिंपल काम किया, हॉर्स की फ़ोटो को सर्च किया। हमें नहीं पता कि हॉर्स का एनाटॉमी क्या होता है या हॉर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने सिंपली हॉर्स की फ़ोटो को सर्च किया और हमारा जो फंडामेंटल लेवल की लर्निंग है, फंडामेंटल लेवल की कि बेसिक प्रपोर्शन कैसे जज करते हैं या फिर रिदम को कैसे जज करते हैं या फिर फ्लो वर्क में किसी आर्टवर्क को कैसे डिपिक्ट करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हमने कुछ स्केचेस बनाए। यहाँ पे टॉपिक लिया हॉर्स, ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हम दुनिया भर में लेते हुए चलते हैं, तो इनको हमने डिपिक्ट किया अपने स्केचबुक में। अब बहुत सारे लोग कलरिंग इस्तेमाल करते हैं, नो प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग हल्की शेडिंग ऐड करते हैं, नो प्रॉब्लम, बट द मेन फैक्टर इज़ कि आपके स्केचबुक में एक्सपेरिमेंटेशंस होने चाहिए जो कि आपको हेल्प करेंगे समझने में कि गलतियाँ कैसी होती हैं, गलतियों से कंफर्टेबल होना सिखाती हैं, वो सारी चीज़ें कि हम गलती करते हैं लेकिन गलती से सीखते हैं, फिर और चीज़ें ट्राई करते हैं। लेकिन अगर हम हमेशा एक तरीके का प्रोसेस फॉलो करेंगे कि हमें हर दिन 5 घंटे की एक चेहरा बनाना है किसी एक्टर का, उसको अच्छे से शेड करना है, अपने स्केचबुक में सुंदर से लगाना है, बस यही कंटिन्यूसली करेंगे तो हमें एक्सपांशन नहीं मिलेगा, एक ब्रॉडर व्यू नहीं मिलेगा। गलती करते कैसे हैं वो समझ में नहीं आएगा, गलती से सीखते कैसे हैं वो समझ में नहीं आएगा, फ्लो वर्क कैसे करते हैं, कैसे कम टाइम में फास्ट तरीके से काम करते हुए किसी भी सीन को ऑब्जर्व करते हैं, वो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखता हूँ मैं क्या फ़ोटो हमारे सामने आती है। तो मैं रैंडमली सर्च कर रहा हूँ। ओके, इसका मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको सामने रख दिया, जिस तरीके से मैं सर्च कर रहा हूँ वो भी। एक फ्रंट व्यू लेते हैं, साइड व्यू और एक जंप करता हुआ हमने लिया, एक फ्रंट व्यू लेते हैं। तो ये मैं अपने मन से ले रहा हूँ कि वैसे ही आप भी जब इस तरीके के टॉपिक सर्च करो तो आप अपने मन से लो, ऐसा कोई यहाँ पे लिखित रूल नहीं है, ऐसी कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि ये चेहरा ऐसा होना चाहिए तभी हम बनाएंगे, नहीं। आपको जो मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, उसकी स्केचिंग करते चलो। बहुत सारे लोग यहीं पे रुक जाते हैं कि हमें तो ये परफेक्ट फ़ोटो की तलाश थी। देखो, एक होता है, उसमें भी बुराई नहीं है, लेकिन वो तब होता है जब हम किसी बड़ी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, या फिर एक फाइनल पेंटिंग हमारे दिमाग में ऑलरेडी चल रही होती है और उसके हिसाब से हम कुछ खोज रहे होते हैं। तब हाँ, डेफिनेटली टाइम लो, उस केस में डेफिनेटली टाइम लो, अपने कॉम्पोजिशन को सेट करने में, अपनी थंबनेल स्टडी करने में, चीज़ों को सेट करने में डेफिनेटली टाइम लो, क्योंकि उस केस में वो वर्थ इट है। उस केस में आप एक लंबे जर्नी से गुजरने वाले हो, क्योंकि आप स्केच करोगे, उसको रेक्टिफाई करोगे, स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाओगे, वैल्यूज़ ऐड करोगे, कलरिंग ऐड करोगे, डिटेलिंग्स ऐड करोगे, काफ़ी लंबी जर्नी से आप गुजरने वाले हो, तो उस केस में टाइम देना बनता है और वो ज़रूरी है। लेकिन स्केचिंग करते समय अगर आप बहुत टाइम लोगे ये सोचने में कि कौन सी चीज़ परफेक्ट है, तो आपका मैक्सिमम टाइम उसी में चला जाएगा। इसीलिए स्केचिंग करते समय ये ज़रूरी है कि हमारा फोकस क्या ले रहे हैं, क्या बेस्ट है वो ज़रूरी नहीं है, हमारा फोकस है रेपिटिशन में, रिपीट हो रहा है कि नहीं वो बार बार, वो ज़रूरी है। ओके, रेपिटिशन ज़रूरी है। और एक बार आप रेपिटिशन मोड में आ जाओगे तो आपको मैक्सिमम जितने भी आपको सीन आसपास दिखेंगे वो सब सुंदर दिखने लग जाएंगे। ओके, फिर आप ऐसा नहीं बोलोगे कि ये चीज़ अच्छी नहीं दिख रही है इसलिए मैंने नहीं बनाया, ये चीज़ तो उतनी सुंदर नहीं थी। आपको जो दिखेगा आपको वो अच्छा लगने लग जाएगा अपने आप से। मैं बोल रहा हूँ या फिर कोई और बोल रहा है इसीलिए नहीं, आपको खुद अच्छा लगने लग जाएगा, क्योंकि आपके अंदर एक मोमेंटम आ जाएगा। जब हम रेपिटेटिवली स्केचिंग करते रहते हैं तो अपने अंदर ना एक मोमेंटम आ जाता है, फिर हम करते चले जाते हैं। ओके, तो आज देखते हैं कि मैं कितने यहाँ पे सैम्पल्स बनाता हूँ, क्योंकि आई नो वीडियो रियल टाइम में है तो लंबी तो होगी ही होगी। सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग साथ में मेरे कर रहे हो। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ 10 सेकंड लगेगा या 15 सेकंड लगेगा आपको कमेंट करने में, लेकिन आपका एक कमेंट से मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ
चलो मेरी जो यूट्यूब में जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स कनेक्टेड हैं वो लोग कर रहे हैं, सुन के देख के अच्छा लगता है। ओके, एंड लाइक वीडियो को बोलना थोड़ा सा ऑब्वियस लगता है, लेकिन आप एक बार ज़रूर लाइक करना अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा और भी आर्ट लवर्स को इन सब बातों का पता चलेगा। एंड शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो आप देख सकते हो मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूँ। हाँ, इस कैमरे में आपको मेरे जो मैं स्केच कर रहा हूँ वो थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा क्योंकि कैमरा थोड़ा साइड से लगा हुआ है, लेकिन मेन मुद्दा यही है कि जो हमें फेस सामने में नज़र आ रहा है हम उसको स्केच कर रहे हैं। ओके, और ये लेसन को आप 2 बार भी देख सकते हो, क्योंकि अगर आप एक बार देखोगे तो आप मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन रहे होगे, रेफरेंस इमेज को देख रहे होगे, मेरी स्केचिंग को देख रहे होगे, तो उसमें से एक चीज़ में फोकस करो कि मैं कैसे स्केच कर रहा हूँ, देखो। उसके बाद एक बार आप दोबारा लेसन को देख सकते हो, जहाँ पे जितना टाइम मैं लिया हूँ ट्राई करना कि वही 4-5 मिनट के अंदर आप भी इस रेफरेंस इमेज को देख के स्केच करो और उससे ज़्यादा टाइम ना लें। ओके, यहाँ पे एक चीज़ फ़ायदा ये भी है क्योंकि टाइम लिमिट आपके सामने चल रही है, तो बार बार आप वीडियो को बिना पॉज किए देखते रहोगे तो आपको भी पता चलेगा कि आप कहाँ पे आपका माइंड बोलता है कि चलो और थोड़ा डिटेल ऐड करें। क्योंकि क्या होता है, हमारा माइंड ऐसा बन गया है ना, खासकर इंडिया में जिस तरीके के लेसन्स शेयर हो रहे हैं ऑनलाइन, हमारा माइंड ऐसा बन गया है कि हर वर्क में हम और डिटेल्स ऐड करें, और चीज़ें ऐड करें, और चीज़ें ऐड करें। हम ऊपर से कैसे रिदम को स्केच करके, ओवरऑल चीज़ों को स्केच करके कैसे हम रिपीट करें, वो चीज़ बहुत कम हो रही है। तो जैसे ही आप इसको करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इतने टाइम के अंदर इतना ऐड करना है, ताकि एसेंस मिल गया, जिस चीज़ को हम बना रहे हैं उसका फील मिल गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ऐसे करते करते क्या है कि आपको स्पीड में स्केच करने की आदत पड़ेगी और फिर आप अलग अलग तरीके खोजोगे कि कैसे मैं कौन सी चीज़ पहले बनाऊं जिसकी वजह से इसमें वो फील आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये सीन को बना रहा हूँ, मुझे घोड़े का फील चाहिए, तो मैं ऑब्वियसली उसके चेहरे को पहले फील दूंगा कि चेहरे का फील आना चाहिए, ताकि हमें फील आए कि हाँ ये घोड़ा है और इसकी बॉडी की ये रिदम है, एक ओवरऑल फील आना चाहिए। मैं उसमें उसके कान को डिटेल्स करने नहीं बैठूंगा या उसके 4 बाल को और सुधारने नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड समय और मुझे एसेंस देना है। अब आगे मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखते हैं और कौन सा नया सीन मुझे दिखता है। एक ये घोड़ा थोड़ा सा साइड व्यू, परफेक्ट साइड एंगल वाला, इसको भी ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने एक सिंपल देखा, एक एंगल में चेहरा है, नीचे एक एंगल है फेस का, और यहाँ पे मैंने कुछ एंगल्स को देखा कि चेहरे का एंगल क्या है, और बस उसको मैंने सिंपल स्ट्रेट लाइन में फटाफट से रफली ऐड कर लिया अपने पेपर पे। ओके, कान के लिए मैंने हल्का सा रफली ऐड कर लिया, गले के लिए 2 लाइंस खींच ली 2 एंगल्स में, ताकि यहाँ पे गला आगे समझ में आ गया, यहाँ पे गला ख़त्म हो गया, इसके लिए मैंने एक रफली लाइन खींच ली। अब हल्की फुल्की चीज़ें मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ पहले, या फिर पहले पूरी बॉडी भी आप बनाने का ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जब रफली लाइंस खींच लिए, कुछ लाइंस खींच लिए कि इस जगह पे चेहरा बनेगा, तो अब हल्की फुल्की चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा फील देने के लिए घोड़े का। ओके, एकदम झटके से, जैसे अगर आप डांस वगैरह देखते हो तो एक होता है ना लॉकिंग पॉपिंग, एक जो पॉप डांसिंग होती है, उसमें कैसे एक बॉडी को एक झटका दिया जाता है, तो वो झटका तभी अच्छा लगता है जब वो बीट पे होता है। ओके, बीट पे होता है, परफेक्ट एक क्लिक होता है। वैसे ही अभी क्या स्केचिंग कर रहे हैं ना, तो ये जो लाइंस हम बना रहे हैं उसको एक झटके में बनाना ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप धीरे धीरे लाइन खींचोगे तो वो अपना फ्लो को मिस कर देगा। जैसे आप सिग्नेचर मारते हो तो उसमें एक फ्लो रहता है, वो फ्लो दिख जाता है, लेकिन अगर आप एक एक वर्ड लिखोगे सिग्नेचर मारते समय तो दिख जाएगा कि हाँ इसमें एनर्जी कम है। तो वैसे ही ये लाइंस जो हम ऐड कर रहे हैं स्केचिंग में, उसकी लाइंस में वो एनर्जी होनी चाहिए, और वो एनर्जी कैसे आएगी, जब वो लाइन स्पीड में लगेगी। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो स्पीड में लगेगी तो गलती भी बहुत होगी, एंड ऑब्वियस सी बात है कि अगर गलती बहुत होगी तो उसको ठीक करने के लिए हमें प्रैक्टिस भी बहुत करनी पड़ेगी। तो यही सिंपल सी बात है जो मैं आपको बार बार समझाना चाह रहा हूँ। ओके, कि अपना
वो वाला माइंडसेट कि हमें सिंपल आउटलाइन बनानी है, वो वाली चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करनी है। हमारे फोकस है कि हम जल्दी से देखें कि कहाँ पे लाइन खींचेंगे, फिर उस लाइन को फ्लो में खींचें एक टिक के साथ। ओके, उसके बाद हम रफली यहाँ पे हल्की फुल्की शेडिंग में ऐड कर रहा हूँ ताकि वॉल्यूम समझ में आए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। लेकिन वो डिटेल वाली शेडिंग नहीं है, यहाँ पे बस मैं कुछ स्ट्रोक्स ले रहा हूँ, परछाई आ रही है, कहाँ शैडो बन रही है, उस चीज़ को बस देखने के लिए। यहाँ पे हल्की सी एक लाइन मैंने ली क्योंकि ये फॉर्म शैडो जब फॉर्म शैडो बनती है ना, फॉर्म शैडो का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर जब शैडो बनती है तो उसको फॉर्म शैडो बोलते हैं, जो उस सब्जेक्ट का फॉर्म को दिखाती है। जैसे इस घोड़े के गले के नीचे या चेहरे के नीचे जो परछाई बन रही है वो फॉर्म शैडो है, क्योंकि वो उस घोड़े के चेहरे पे ही बन रही है। लेकिन वही परछाई अगर ज़मीन पे गिर रही है, जैसे यहाँ ज़मीन पे परछाई पड़ रही है, तो उसको बोलते हैं कास्ट शैडो, क्योंकि वो कास्ट हो रही है किसी चीज़ में टकरा के। घोड़े पे लाइट रुकी तो उसकी परछाई ज़मीन पे पड़ी, ठीक है, लेकिन घोड़े पे लाइट गिरी तो उसकी परछाई उसके चेहरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ी, तो वो है फॉर्म शैडो। तो ये चीज़ें हेल्प करती है हमारे ड्राइंग के वक्त भी। जैसे कि आप देख रहे हो अभी मैं हल्की फुल्की जो शेडिंग ऐड कर रहा हूँ वो मैं फॉर्म शैडो ऐड कर रहा हूँ। मैं इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूँ कि मुझे डिटेल देने का मन कर रहा है, मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्म शैडो को ऐड करने से क्या होता है, एक राउंडनेस या उस वॉल्यूम की फील आ जाती है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इस घोड़े के चेहरे पे जहाँ पे परछाई आ रही है उस जगह को बस मैंने मार्क किया है, और वहाँ पे हल्की फुल्की शेडिंग ऐड करने से, हल्की फुल्की डार्कनेस ऐड कर देने से एक घोड़े के चेहरे की राउंडनेस फील हो जाएगी। उसके बाद हम अपनी स्केचिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, और ये भी स्केचिंग का ही पार्ट है। ओके, हम लाइव स्टडी के लिए भी जाते हैं, लाइव स्केचिंग भी जब करते हैं और हम मान लो एक पेड़ को बना रहे हैं या किसी भी चीज़ को बना रहे हैं, तो उसकी जब हम क्विकली स्केचिंग कर लेते हैं, उसकी जो लाइंस, जो उसका जो शेप है वो बना लेते हैं, तो हम एक क्विक शेडिंग ऐड कर सकते हैं ताकि उस सब्जेक्ट का फॉर्म दिखने लगे। ठीक है, वो पेड़ राउंड है कि चौकोन है, वो हल्की सी शेडिंग ऐड करने से दिखने लग जाता है। उस शेडिंग को हम डिटेल वाली शेडिंग ऐड नहीं बोलते। देखो ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि वही एक ज़रिया है मुझे ये समझने का कि आपको समझ में आ रहा है। लेकिन शेडिंग ये सुन के ना, ये जो वर्ड है ना, शेडिंग करते हैं हम, शेडिंग करते हैं, तो इसको भी बहुत सारे मैक्सिमम लोग गलत समझ के चलते हैं कि हम शेडिंग करेंगे का मतलब सोचते हैं कि हम डिटेल्स करेंगे, हम वो ब्लेंडिंग स्टिक लेके उसको रगड़ेंगे तो शेडिंग हो जाती है। शेडिंग का मतलब हम उस वे में मैं नहीं कह रहा हूँ। शेडिंग का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हल्का सा एक डार्कनेस ऐड करना है हमें परछाई वाले हिस्से में स्केच करते समय फटाफट, ताकि ओवरऑल जो फील है सब्जेक्ट का वो नज़र में आए। ओके, ये एक फील आ गई। चाहे यहाँ पे एक पैर है, इसका पैर यहाँ पे फिट है इसके बॉडी पे, तो हम उसकी फटाफट से स्केच कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं इस वाले घोड़े का थोड़ा बॉडी भी बनाऊँ। बॉडी मतलब वो जिम वाला बॉडी नहीं, बॉडी उसकी बॉडी, ओके, उसके शरीर को भी थोड़ा सा स्केच करूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और टाइम ले रहा हूँ और थोड़ी सी और चीज़ें और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ इस वाले स्केच में। एंड देखो अभी आप मेरे को करते हुए देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इन सब बातों को ऑब्जर्व ध्यान से सुनना। अभी आप मेरे को करते हुए देख रहे हो, तो बहुत सारे सिचुएशन ऐसी आती है जब हम किसी और को करते हुए देखते हैं तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ ये तो कर रहे हैं, ये तो बता भी रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हम जब करते हैं तो वो चीज़ नहीं होती है। ये चीज़ आपके मन में आएगी और वो चीज़ ऑब्वियस है कि आप मुझे करते हुए देख रहे हो और मैं आपको समझा भी रहा हूँ, लेकिन जब आप करोगे तो आपको वो चीज़ थोड़ी सी डाउट लगेगी कि यार नहीं बनेगी। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी मैं बता रहा हूँ उसको सुनो भी, उसको नोट डाउन भी करो, प्लस उन्हीं बातों को प्रैक्टिकली करके देखो। जो मैंने बोला है कि हल्की सी शेडिंग ऐड की नीचे की साइड जहाँ परछाई आ रही है, क्विक वे में लाइंस लगाई, ये सब मैंने बोल दिया। अब आप इसको प्रैक्टिकली करके देखो कि इम्प्लीमेंट करते समय क्या हो रहा है। ऑब्वियसली मिस्टेक होगा, लेकिन उसको जब आप बार बार करोगे तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये चीज़ बोलने की कोशिश कर रहे थे ये। ओके, तो उससे क्या होगा, आपका माइंड एक बार ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको उससे रिलेटेड कोई जानकारी कोई भी देता है तब वो जानकारी आपको ईजिली आपको समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल
मैं अगर आपको ABCD पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी छोटे से बच्चे हो, प्यारे से नन्हे खेलते हुए, और आपको मैं ABCD पढ़ा रहा हूँ, तो ABCD आपका फोकस रहेगा ABCD ऐसे पढ़ने में। तो उस केस में अगर मैं आपको सेंटेंस पढ़ के सुनाऊँ या कोई वर्ड बताऊँ, मैंगो बोलूँगा, एप्पल बोलूँगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको बस पढ़ना है सोच के आप उसको रट्टा मारोगे या फिर उसको कोशिश करोगे धीरे 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 धीरे, तो आपका वो अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन जिस दिन आपको अच्छा से समझ में आ गया कि एप्पल का मतलब क्या होता है, मैंगो का मतलब क्या होता है, ABCD आपको एकदम अच्छे से पानी की तरह याद हो जाएगी, उस दिन अगर मैं आपको वही सेम ABCD फिर से पढ़ाऊँ या फिर से एप्पल मैंगो बोलूँ, तो आप तुरंत उससे रिलेटेड इमेज अपने माइंड में बनाना शुरू कर दोगे। एप्पल बोलूँगा तुरंत आपके दिमाग में एप्पल की फ़ोटो आ जाएगी, मैंगो बोलूँगा आपके दिमाग में मैंगो का फ़ोटो बन जाएगा। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका बेसिक प्रोसेस पूरा पानी की तरह क्लियर हो चुका है। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन, सेम इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, तो आप उसको दिमाग में तुरंत प्रोसेस कर पा रहे हो। वैसे ही ये जो भी चीज़ें स्केचिंग के ऊपर मैं बोलता हूँ, और आपको अगर वो चीज़ें बहुत न्यू लग रही हैं, अगर आप अभी बहुत ज़्यादा स्केचिंग की और ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ऑलरेडी, तो डेफिनेटली आपको ये डिफ़िकल्ट लगेगा थोड़ा सा, और शुरू में वो नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जंप कर जाओ, बोलो कि यार ये तो मेरे से नहीं हो रहा, अभी तक जो मैं कर रहा था, जो मैं कर रही थी वही अच्छा बन रहा है, उसमें सब तारीफ़ करते हैं, उसी को करते हैं। ओके, वो चीज़ नहीं करना, वो समझना, वो टाइम लगता है। आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं। चलो, ये वाला थोड़ा घोड़ा नीचे देख रहा है, इसको बनाते हैं। इसमें भी देखो सामने में एक चेहरे का एंगल है। आई होप कि आप अभी तक जितना आपने स्केचिंग को देखा, आप समझ गए हो कि मैं कैसे शुरुआत कर रहा हूँ। मैं शुरू कर रहा हूँ घोड़े के चेहरे से। चेहरा को मैं देख रहा हूँ कि एंगल किस तरफ है। एक एंगल को फटाफट से मैं एक क्विक स्ट्रोक में ले रहा हूँ, उसके बाद से बाकी जो एंगल आते जा रहे हैं मैं उसको धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक एंगल आ गया इधर। एंड डेफिनेटली लेसन्स बार बार ही देखे जाते हैं। ये चीज़ मैं आपको जितने बार बोलूँ, आपको जब जितना जल्दी समझ में आए उतना अच्छा है, क्योंकि 95% लोग ऐसा ही करते हैं कि एक लेसन को, एक यूट्यूब की वीडियो को, एक कोई चैप्टर को एक बार देखते हैं और उनको लगता है कि उनको सारा कुछ समझ में आ गया, दोबारा देखेंगे बोर लगेगा। ओके, एंटरटेनमेंट नहीं है ये। हम कितनी सारी मूवीज़ देखते हैं, कॉमेडी मूवीज़, ये मूवीज़ वो मूवीज़, हम उसको बार बार देखते हैं, अरे मज़ा आ रहा है। गाना सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, मज़ा आ रहा है गाना सुनने में यार, सुनते सुनते ही लेकिन वो याद हो जाता है, पिक्चर के डायलॉग याद हो जाते हैं क्योंकि हमने उसे 10 बार देख लिया। लेकिन जब हम कुछ सीखने आते हैं, कुछ ऑनलाइन लेसन लेते हैं, एक बार देखते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये हमें याद क्यों नहीं हो रहा, हमने तो देखा था, हमें तो अभी तक समझ क्यों नहीं आया। अरे आपने एक बार देखा, आपको बार बार देखना पड़ेगा रिपीटेड मोड में। ओके, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन बस छू के निकल गई है, वो अंदर नहीं गई है, वो छू के निकल गई है। तो ये सारी बातें समझनी ज़रूरी है अगर आपको एक्चुअल में इस फील्ड में ग्रो करना है। तो एक्चुअल में कोई स्किल को एक्वायर करना है, तो स्किल एक्वायर करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। अगर आप उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रहे हो तो स्किल के अंदर डूबना पड़ता है, घुसना पड़ता है। ओके, हर चीज़ को डीपली सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, डेप्थ में नॉलेज लेनी पड़ती है, तभी जाके वो स्किल हमारे अंदर आती है। आप सोच के देखो, ये जो स्किल्स हैं ना, ये हमारी ज़िंदगी भर के लिए हमारे साथ रहती हैं। आपने आज बोलना सीखा है, आपने बचपन में चलना सीखा है, वो एक स्किल थी जो आपने सीख लिया, अब वो आपको ज़िंदगी भर काम देगी। ओके, आपने पढ़ना सीखा, आपने समझना सीखा। ओके, वो आपने हिंदी पढ़ना सीखा, हिंदी समझना सीखा, वो भाषा थी, वो भी एक स्किल था जो आपने सीख लिया, अब वो आपको ज़िंदगी भर काम आएगा। वैसे ही अगर आप चाहते हो कि इस फील्ड में जाओ, तो एक तो पहली चीज़ है कि उसको सीखना पड़ेगा इन डेप्थ। ओके, इन डेप्थ सीखना पड़ेगा और इस लेवल पे सीखना पड़ेगा कि वो आपके अंदर बस जाए, तभी वो आपकी ज़िंदगी भर काम आएगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर कोई चीज़ को हम ज़िंदगी भर के लिए चाह रहे हैं अपने पास रहे, तो उसको इन डेप्थ अगर हम नहीं सीख रहे, नहीं समझ रहे हैं, तो बस हम अपना टाइम वेस्ट करते जाएंगे चीज़ों को ऊपर ऊपर से देख के। ये बात आपको भी समझ में आ रही होगी। ओके, दूसरी चीज़, एक तो हो गया उसको इन डेप्थ समझना, दूसरी चीज़ है उसको एक्सपर्टीज़ लाना। ओके, चलना सबको आता है, लेकिन कोई अलग, किसी को अगर एक्सपर्ट के हिसाब से चलना है, कोई मॉडलिंग करता है, कोई कैट वॉक करते हैं, जो मॉडल बनते हैं, उनको और उस पर मेहनत करनी पड़ती है, बहुत डीप लेवल पे बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती है। रनिंग सबको आती है, दौड़ना सबको आता है, लेकिन किसी को ओलंपिक्स में दौड़ना है तो उसको अलग लेवल का
मेहनत चाहिए, अलग लेवल की लर्निंग चाहिए, हर एक बात सीखनी पड़ती है। ओके, कैसा दौड़ना है, दौड़ने से शुरुआत में क्या क्या खाना है, क्या पीना है, कैसा बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए, ज़मीन पे दौड़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, घास में दौड़ो तो क्या ध्यान रखो कि कंपटीशन में आगे निकल सकें। ऐसे बहुत सारी बारीकियाँ को खोजना पड़ता है। समझ रहे हो आप चीज़ को? तो ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हो कि आपको इस फील्ड में जाना है, आपको इस फील्ड में घुसना है, या फिर आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो कि हम इस फील्ड में बहुत टाइम से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन इंप्रूव नहीं कर पा रहे, ग्रो नहीं कर पा रहे। तो वहाँ पर आपको ये सारी बातें जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो काम आएंगी समझने में, कि ये बहुत सारी बारीक चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, इन डेप्थ बेस अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी पड़ेगी, उसको बार बार करते रहना पड़ेगा सो दैट आपका वो स्ट्रेंथ बन जाए। ठीक है, फिर जब वो स्ट्रेंथ आ जाता है तब भी ऐसा नहीं कि हम रुक जाते हैं, कंटिन्यूसली काम करते जाते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे लेसन दे रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है, यहाँ पे मैं भी एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी ये प्रैक्टिस मोड है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने रुक गया, ख़त्म हो गया, उसको कंटिन्यूसली करते रहूँगा मैं और भी। चलो इसी बात पे एक और इमेज लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आप अभी तक लेसन देख रहे हो। आई डोंट नो कि आप इतने बड़े लेसन को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, बट प्लीज़ मुझे कमेंट में जो भी मैं बोल रहा हूँ अगर आप सुन रहे हो, दिल से सुन रहे हो और दिल से समझ रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना। एंड मेरी अगर बात को आप महसूस कर पा रहे हो जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ओके, मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूँ ना अभी इस लेसन के थ्रू, मैं अपने पर्सनली भी ऐसी बात करता हूँ। मतलब मैंने जब पर्सनली भी ट्रेनिंग्स दी हैं, अभी तो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देता हूँ, एंड आप में से बहुत सारे लोग मेरी ट्रेनिंग का पार्ट भी हैं जो लोग ये सारी चीज़ों को डेप्थ में सीख रहे हैं। तो अगर आप में से कोई देख रहा होगा तो आप भी कमेंट में लिखना। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली भी इसी तरीके से बात करता हूँ। बच्चों से भी मैं बात करता था पहले, बच्चों की क्लास लेता था मैं काफ़ी पहले, फिर मैंने प्रोफेशनल्स लोगों की क्लास लेनी शुरू कर दी थी। लेकिन जब मैं बच्चों को भी क्लास लेता था ना तो मैं इसी तरीके से बात करता था, तो बच्चे लोग मेरे से जुड़े रहते थे। ओके, काफ़ी लोग मेरे को सर बोलते थे, काफ़ी लोग मुझे भैया बोलते थे, लेकिन एक कनेक्शन बन रखा था। क्यों बन रखा था? क्योंकि मैं कोशिश करता था कि लोग समझें कि क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है। शुरू में होता है, टाइम लगता है, बड़े लोग जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग रहता है, समझदार रहते हैं। लेकिन कहने वाली बात यह है कि मेरी कोई सी बात को बुरा मत मानना, ओके, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि ऊपर ऊपर से देख लेंगे लेसन हो जाएगा, तो नहीं होता है। इन डेप्थ आपको सुनना, लॉन्ग आवर स्टडीज़ करना, लॉन्ग ट्रेनिंग्स समझना, गुजरना। ठीक है, बोर लगता है बहुत बार, लेकिन ये वो तो चीज़ नहीं है ना कि यार मुझे मज़ा भी आया लेकिन मैं इसमें सुपरस्टार भी बन जाऊँ। नहीं, बोर तो एक छोटा सा शब्द है, बस बोर तो हम हो जाते हैं। वो बोर लगना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बोर लगेगा, फिर उसमें स्ट्रेस भी होगा, फिर थकान भी होगी, फिर मन नहीं हो रहा है, फिर 10 घर का काम भी है। इन सब के बाद भी जो चलता रहता है वो बोल सकते हैं कि वो कुछ करने वाला है आगे चल के। ठीक है, बोर तो बस एक छोटा सा वर्ड है। सारी सुविधाएं हमारे पास है, लर्निंग की सारी प्रोसेस हमारे पास है, सारी नॉलेज हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम एक छोटा सा हिंट दे देंगे बोर लग रहा है, तो ख़त्म हो गया बात। बोर लग रहा है फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप आएगा कि स्ट्रेस लगेगा, फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं। फिर स्टेप आएगा कि समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, फिर भी हम उसको बार बार समझ रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारे पड़ाव आते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। रफली बस मैं ऐड कर रहा हूँ, लाइन्स ऐड कर रहा हूँ, रफ लाइन्स ऐड कर रहा हूँ, एंड इसी तरीके से हम कंटिन्यूसली काफ़ी सारे स्केचेस बनाते चले जाते हैं। डेली आधा से 1 घंटा आप इजीली दे दो स्केचिंग को, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर देगा आपके फ्लो वर्क को इम्प्रूव करने में, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करने में, आपकी जो क्विक अंडरस्टैंडिंग होती है सब्जेक्ट को लेकर वो इम्प्रूव करने में। ओके, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। परफेक्शन बस एक मिथ है, परफेक्शन होती नहीं है। डेफिनेटली हम ट्राई करते हैं एक्सीलेंस के लिए कि हम और अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम परफेक्ट चीज़ होगी तो हम करेंगे, वो चीज़ नहीं होती कि हमें इंस्पिरेशन मिलेगी तो हम कुछ बनाएंगे, या फिर हमें परफेक्ट पिक्चर मिलेगी तभी हम बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, या फिर हमारा एक परफेक्ट टाइम आएगा कि हमारे पास सारी सुविधाएं हो जाएंगी। जिसको करना होता है वो करता है। ये लाइन मैंने सुनी थी जो मेरे दिल को लगी थी। आप में से भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये दिल को लग जाए और आप लोग बहुत ज़्यादा सोचो अपने बारे में।
इसलिए मैं ये सारी लाइंस बोलते रहता हूँ कि जिसको करना होता है ना वो करके रहता है, वो वेट नहीं करता है कि ये सही होगा या ये मुझे सपोर्ट करेगा या घर वाले ये चीज़ मेरे को ये प्रोवाइड करेंगे तभी मैं कर पाऊँगी, ये कर पाऊँगा। जिसको करना होता है वो आज से और अभी से जब ये लाइन में बोल रहा हूँ तब से, ओके, जब जिसको जो रियलाइज़ हो गया तब से वो अपने आप को इस सिचुएशन में डाल लेता है कि वो सॉल्यूशन खोजना लग जाता है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसको मैं कैसे और बेहतर कर सकता हूँ, क्या करूँ, क्या क्या मुझे ये और कुछ करना पड़ेगा, क्या और इसको डेप्थ में सीखना पड़ेगा, क्या इसको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्या मुझे सुबह टाइम निकालना पड़ेगा, क्या मुझे रात को और ज़्यादा टाइम निकालना चाहिए। ये सवाल अपने आप से आप पूछने लग जाते हो, अपने आप को सॉल्यूशन ओरिएंटेड बना लेते हो, तब आप चीज़ें गुजरती हैं। ये स्केचिंग के लेसन्स, ये चीज़ें तो मिल रही हैं यूट्यूब में, तो हज़ारों लाखों वीडियोज़ हैं जो कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। वो असली खेल नहीं है। नॉलेज आपके पास है, इन्फॉर्मेशन आपके पास है, असली खेल है कि आप कब रेडी हो रहे हो उस चीज़ को सही तरीके से लेने के लिए, आप कब रेडी हो रहे हो अपने माइंडसेट को सेट करने के लिए कि जो करना पड़ेगा हम करेंगे, या जो जिस तरीके से हम सीख सकते हैं हम सीखेंगे, या जितना ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करने को मिलेगी और हम उतना ज़्यादा करेंगे। ये अंदर से आता है, ठीक है, और वो चीज़ें मायने रखती है काफ़ी ज़्यादा। रफ स्ट्रोक्स एंड रिपीटेशन, स्ट्रोक्स ऐड कर रहा हूँ मैं, मूवमेंट ऐड कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इसी से हम इम्प्रूव करते जाएंगे, हमारा फ्लो वर्क बढ़ता जाएगा। आई नो कि लेसन काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो चुका है, सो ये वाली स्केचिंग हम आखिरी करते हैं। बट लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप लोग साथ में मेरे किया है आपने और आप इस तरीके के लेसन आपको अच्छे लगते हैं। सारी बातें जो आपने अगर सुनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन बताना। आपका कमेंट सेक्शन देख के मैं समझ जाता हूँ कि आप लोग कितनी बारीकी से लेसन को देख रहे हो या सुन रहे हो या कर रहे हो। उसी से मुझे समझ में आता है कि क्या मैं और डेप्थ लेसन आपको समझा सकता हूँ, क्या मैं और लंबे लेसन लाऊँ तो आप लोग करोगे कि नहीं करोगे। वो चीज़ समझ में आती है कॉमेंट्स को देखने से और लाइक्स देखने से मुझे समझ में आता है कि वीडियो सबको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। क्योंकि अगर मैं शेयर करूँ चीज़ें और मैं करता जाऊँ लेकिन अगर आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो हेल्प नहीं करेगा किसी को भी। सो मेक श्योर आप इसको ज़रूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, एंड काम करें, शेयर ज़रूर करें। सो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसे रॉ लेसन्स जहाँ पे मैं जो भी इमेज आती है एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके मैं स्केच करता हूँ, वो चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट बताना। एक चीज़ और मुझे कमेंट बताना, मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि जितने मेरे स्केच बुक्स है जहाँ पे मैं रफ वर्क्स करता हूँ बिहाइंड द सीन्स, वो चीज़ें भी मैं यहाँ शेयर कर सकूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आपको स्केचेस से काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिल रही है। ये चीज़ आपने मुझे कमेंट बताई तो मुझे पता चला, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट में बताओ, कमेंट करो, क्योंकि सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और हर एक कमेंट मायने रखता है मेरे लिए, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि आप क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है, सो दैट उससे रिलेटेड मैं और चीज़ें बना पाता हूँ। आज का भी लेसन मुझे तभी पता चला जब पिछले बार मैंने इस रॉ लेसन डाला था और आपको अच्छा लगा था, आपने कमेंट बताया था, तभी मुझे लगा कि इसके ऊपर और नॉलेज शेयर करनी चाहिए। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कर दो, क्योंकि थोड़ा सा आलस आता है सब्सक्राइब करने में। छोड़ना कोई बात नहीं, सब्सक्राइब तो ऑब्वियस लगता है आजकल, सुन के सब ऑब्वियस हो गया कि सब्सक्राइब करो, बट प्लीज़ करना ज़रूर, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही वो नोटिफिकेशन आता है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, यूट्यूब का एल्गोरिदम ही ऐसे काम करता है कि हम सबको चाहते हुए भी चीज़ें बता नहीं पाते। मैं कोई इवेंट करता हूँ, अभी कंपटीशन आने वाला इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग अटेंड कर पाते हैं, बहुत सारे लोग चाह के भी अटेंड नहीं कर पाते क्योंकि उनको टाइम पे पता नहीं चल पाता। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। आप लोग वीडियो देखो, टाइम पे ना देखो, वो चीज़ें आपके ऊपर है, लेकिन आप तक पहुंच जाए, सो दैट जितने भी एस्पायरिंग आर्ट के लवर्स हैं जो अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना चाहते या टाइम पे लेसन लेना चाहते हैं, उनसे मिस ना हो। ओके, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, एंड इंस्टाग्राम पे एंड बाकी जगह पे अपना काम शेयर जरूर करना जो आपने आज किया। सो मिलते हैं अगले लेसन में, टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप ग्रोइंग एंड लव यू ऑल।